कार आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम लोग द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। देखते हैं कि उसमें न्यूज़ क्या है, ऑथर्स क्या कह रहे हैं उसमें, और उनमें से एग्ज़ाम के लिए हमें पढ़ने की क्या क्या ज़रूरत है। न्यूज़पेपर काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी सारे आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ना होता। और जो रेलेवेंट होता है उसमें यूपीएससी और यूपीपीएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या रेलेवेंट है, क्या क्या उसमें बेसिक जानकारी है, स्टैटिक जानकारी है, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज है 5 अप्रैल, वेडनेसडे। तो आज हम लोग ये कुछ आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एक न्यूज़ है, नाथुला में एवेलांच आया है, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद लोकपाल के ऊपर एक आर्टिकल आया है कि लोकपाल कैसे कंप्लेंट्स को डिसमिस कर रहा है। और ये एक न्यूज़ है कि फिनलैंड ने अब नेटो को ज्वाइन कर लिया है और वो 31st कंट्री बन चुकी है। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है, इंडिया के प्रधानमंत्री भूटान के किंग से, राजा से उनकी मीटिंग हुई है। तो ये इंडिया इंटरनेशनल रिलेशन और इंडो भूटान रिलेशन के लिए ज़रूरी है। चाइना और अरुणाचल प्रदेश का जो इशू है, नेमिंग का इशू, अभी कल ही हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था, कैसे इंडिया ने अपना स्टेटमेंट दिया है उससे रिलेटेड, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल आज जो क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड आया है, एल नीनो लानीना के ऊपर आया है, हीट वेव के ऊपर आया है, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आखिरी में इन्हीं सारे टॉपिक से रिलेटेड हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग आपसे बोलेंगे सॉल्व करने को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है, 7 टूरिस्ट किल्ड आफ्टर हिट बाय एवलांच नियर नाथुला। तो नाथुला जो है, जो सिक्किम स्टेट है, उसके बॉर्डर में लोकेटेड है नाथुला, इंडो चाइना के बॉर्डर पे। और इसकी खासियत यह है, जो नाथुला एक टाइप का पास है, दो माउंटेन्स के बीच में से गैप जाता है जो दो रीजन्स को कनेक्ट करता है। तो ये जो सड़क है नाथुला की, दुनिया की वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। तो जो रोड है बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे बनी है, जहाँ पे मोटरेबल है, व्हीकल्स वहाँ पे जा सकती हैं। और उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस ये है, ये चाइना और इंडिया का ट्रेडिंग पोस्ट है। और इसके अलावा एक और वहाँ उस एरिया में पास आता है जिसका नाम होता है जेलेपला। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे, 15,000 फीट या उससे ज़्यादा के ऑल्टीट्यूड पे ये लोकेटेड है नाथुला पास, और हिल्स में लोकेटेड है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे काफ़ी सारा स्नोफॉल होता है विंटर के मंथ्स में, और यही मार्च अप्रैल के मंथ्स में। अब क्या होता है, इसमें कुछ कुछ जानने वाली चीज़ें हैं कि एवलांच क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा लैंडस्लाइड हो गया, भूस्खलन हो गया, वैसे ही जब स्नो होती है, बर्फ होती है, स्नोफॉल के बाद बढ़ती जाती है, उसकी हाइट बढ़ती जाती है, लेयर्स जो होती हैं बर्फ की, थिकनेस हो गया, डेप्थ हो गई, बढ़ती जाती है। जो फ्रेश स्नोफॉल होती है वो बहुत भूरी होती है, पाउडर जैसी होती है, बहुत जमी नहीं होती है, अनस्टेबल होती है, भूरी मिट्टी की तरह होती है। तो एक के ऊपर एक जब स्नो जो है उसका बहुत पहाड़ जैसा बन जाता है, तो बहुत अनस्टेबल होती है वो। हल्का सा कहीं भी डिस्टर्बेंस से पूरी एक साथ जो स्लोप का जो डायरेक्शन में उसमें फ्लो करने लगती है, उसमें पूरी गिरने लगती है एक साथ पूरे माउंटेन भर की स्नो। और इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है स्नो का, और जो भी रास्ते में आता है एवेलेंच के, वो तबाह हो जाता है। तो यही चीज़ हुई नाथुला में। तो इसके लिए आपको कुछ कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है, कि जैसे जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो नाथू ला है, ये एक पास है, और अलग अलग पासेस होते हैं अलग अलग माउंटेन रेंजेस में। जैसे इंडिया और चाइना को एक और कनेक्ट करने वाला पास है, शिपकीला पास है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। वैसे ही एक और इंडिया चाइना को कनेक्ट करने वाला पास है, नाथुला पास है। इसके कुछ फीचर्स, इसी एरिया में कौन कौन से और पास आते हैं, सिक्किम में दूसरा कौन सा पास आता है, जो कि है आपका जलेपला पास। और ये पूरा रीजन जो है, जैसे ये हो गया आपका
ये हो गया अ, सिक्किम हो गया, और यहाँ पे आपका हो गया भूटान हो गया, भूटान हो गया, और यहाँ पे नेपाल हो गया, और यहाँ पे चाइना हो गया। तो जो नाथुला पास है वो इस एरिया में बना है। ये चीज हो गई, और ये पूरा एरिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ यहीं पे डोकलाम वाला जो स्टैंड ऑफ हुआ था इसी रीजन में हुआ था। जो उसके बाद चुम्बी वैली वाला जो इश्यूज होते हैं वो इसी एरिया में होते हैं, इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी था, और डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी है, जो कि आपका GS 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देखिएगा, और डिजास्टर मैनेजमेंट में एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि अपना फ्रेमवर्क क्या है कंट्री में। फ्रेमवर्क क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट का? तो डिजास्टर मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क ये है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। इसके अंडर होता है जो कि जिसके अंडर होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जो कि सेंटर के अंडर होता है, और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है जो कि स्टेट के अंडर आता है। ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे जब इवेंट्स होते हैं तो यहाँ पे एनडीआरएफ के जवानों को डिप्लॉय किया जाता है ताकि वो रेस्क्यू और रिलीफ के ऑपरेशंस को आगे बढ़ा सकें, और लोग जो फंसे लोग हैं उनको बचा सकें, और जो इंजर्ड हैं उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद आता है लोकपाल क्लोजेस 68% ग्राफ्ट कंप्लेंट्स अगेंस्ट ऑफिसर्स विदाउट एनी एक्शन, हाउस पैनल रिपोर्ट। तो पहले जान लेते हैं, ये वाला आर्टिकल जरूरी है कॉज यहाँ पे लोकपाल की बात हो रही है। लोकपाल जो है एक टाइप का स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक कानून द्वारा स्थापित किया हुआ ये संस्थान है। इसका काम क्या होता है, जितने भी इंडिया में गवर्नमेंट के अगेंस्ट एंटी करप्शन एलिगेशंस होते हैं, करप्शन के एलिगेशंस होते हैं, इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, कंप्लेंट्स की जाती हैं, कोई भी अफसर हो गया उसके अगेंस्ट करप्शन, तो फिर ये वाली ऑर्गेनाइजेशन उसे इंक्वायर करती है। इसके पास पावर होती है कि इसे इंक्वायर करें और उसके और उस प्रोसीजर में और आगे कदम उठाए जा सकें। तो एंड इसको हम लोग ओम्बुड्समैन की तरह भी कहते हैं, एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन, जो कि दो लोगों के बीच में कोई इश्यू होता है तो फिर उसे मीडिएट किया करा जाता है या फिर उसे रिजॉल्व करने वाला ओम्बुड्समैन होता है। तो ये वाला न्यूज आर्टिकल ये कहता है कि जो लोकपाल है उसने 68% की जो कंप्लेंट्स हैं, ग्राफ्ट कंप्लेंट्स, करप्शन की जो कंप्लेंट्स होती हैं, 68% कंप्लेंट्स को एक्शन नहीं लिया है। और क्यों नहीं लिया है? क्योंकि यहाँ पे रीजन बताया है, ऑन द ग्राउंड दैट कंप्लेंट इज नॉट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, मतलब बस क्योंकि किसी ने कंप्लेन करी और उस कंप्लेन का फॉर्मेट सही से नहीं लिखा तो लोकपाल ने उसे खारिज कर दिया। तो ये एक इशू बत आया है सामने हमारे। अब जान लेते हैं कि लोकपाल का स्ट्रक्चर क्या कैसा होता है। तो लोकपाल जो है उसमें सात नहीं, लगभग 9 मेंबर्स होते हैं। 9 में जो एक होता है चेयरमैन होता है। जो चेयरमैन होता है वो चीफ जस्टिस, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, फॉर्मर या फिर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं। और उसके अलावा जो मेंबर्स होते हैं उनकी कंडीशंस होती हैं, दे हैव टू बी एमिनेंट पर्सन, दे हैव टू बी हैव एन इम्पेकेबल इंटेग्रिटी, और मिनिमम 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके मेंबर्स के पास। और उन मेंबर्स में हाफ ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं वो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, और टोटल मेंबर्स में 50% मेंबर्स जो हैं वल्नरेबल सेक्शन के होने चाहिए। एससी हो गए, एसटी हो गए, ओबीसी हो गया, माइनॉरिटी कम्युनिटीज हो गई या वुमेन हो गई। और जो चेयरमैन होता है लोकपाल का, उनका टेन्योर होता है अराउंड 5 इयर्स का टेन्योर होता है, या फिर रिटायरमेंट एज 70 तक का टेन्योर होता है। और इनके अंडर कौन कौन आता है? इनके अंडर सारे एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स होते हैं वो आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, या फिर ग्रुप A B C D
सर्विसेज के जो मेंबर्स हो गए, उनके किसी के भी खिलाफ अगर एंटी करप्शन की कंप्लेन जाती है तो उसको कौन इंक्वायर करेगा, इंक्वायरी करेगा? लोकपाल करेगा। और लोकपाल जो होता है उसके पास सिविल कोर्ट्स की पावर्स होती हैं, और चाहे तो सीबीआई को भी डायरेक्ट कर सकता है, और जो ऑफिसर्स होते हैं ग्रुप ए बी सी डी, उनकी सर्विसेज में जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसके अकॉर्डिंग भी एक्शंस ले सकता है। तो ये जानकारी हो गई लोकपाल के लिए। लोकपाल भी आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इसके जो प्रोविजंस हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या सर्विस कंडीशंस हैं, और क्या क्या पावर्स हैं, फंक्शंस हैं। और जो मेंस के लिए हो गया, मेंस में के लिए आपका स्पेशली जीएस 2 के लिए इंपॉर्टेंट है लोकपाल, कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, आपके गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, करप्शन के अगेंस्ट फाइट करने वाली बॉडी है। तो इनके बारे में आपको पता चलना चाहिए कि इनका क्या ट्रेंड चल रहा है, इनमें क्या क्या इश्यूज हैं, इनके क्या क्या सल्यूशंस आगे हो सकते हैं, और इन बॉडीज को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जीएस 2 और आपके एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एथिकल गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोकपाल जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वाला आर्टिकल इस चीज के बारे में है, इसको आप बिल्कुल रीड करिएगा। अगला आर्टिकल है फिनलैंड बिकम्स 31st मेंबर ऑफ नेटो। नेटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो न्यूज ये कहती है फिनलैंड जो है, नेटो एक देशों का समूह है, और उसमें अभी तक 30 मेंबर्स हुआ करते थे। अब क्या है, फिनलैंड जो है 31st मेंबर बन चुका है। अब नेटो क्या है? नेटो आसान सी भाषा में एक मिलिट्री अलायंस है। मिलिट्री अलायंस मतलब ये जो अब 31 देश होंगे, 31 देश होंगे, उनकी मिलिट्री आपस में फुली कोऑपरेट करेगी। और इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो फ्रीडम है, अपना जो फ्रीडम है और अपने ऑब्जेक्टिव्स और पूरे ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, उनको सेफगार्ड करेंगी, और जितने भी बाकी और ग्रुप्स हैं उनको प्रोटेक्शन देंगी। प्रोटेक्शन किससे? बाहरी अटैक से। और इसका एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि अटैक अगेंस्ट वन इज एन अटैक अगेंस्ट ऑल। कोई बाहरी देश जो है अगर किसी भी एक नेटो देश के खिलाफ अगर अटैक करेगा तो सारे के सारे मिलके फिर उस पे उल्टा अटैक करेंगे। तो किसी एक पे अटैक मतलब सभी पे अटैक होना। तो ये जो है आपका रशिया यूक्रेन वॉर के बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि रशिया जो है ये नेटो और के पूरे समूह का विरोध करता है। ये कहता है कि नेटो के जो मेंबर्स हैं ये हमारी सॉवरेनिटी पे अटैक करते हैं, ये हमें अपोज करना चाहते हैं। तो रशिया इनके काफ़ी खिलाफ है। कहीं ना कहीं एक रीज़न नेटो था जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, क्योंकि यूक्रेन भी नेटो की सदस्यता लेने के बारे में सोच रहा था आगे, और रशिया को ये पसंद नहीं आया। अब क्योंकि फिनलैंड भी है, फिनलैंड जो देश है रशिया से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो कहीं ना कहीं रशिया के पड़ोसी देश जितने ज़्यादा नेटो जो ग्रुप है उसमें शामिल होते जाएंगे, तो ये रशिया के लिए चिंता वाली बात है। और जैसे जैसे ये होगा आगे के समय में रशिया जो है और भी ज़्यादा अग्रेसिव होगा, और भी ज़्यादा ऑफेंसिव होगा, और अटैक करेगा, और अपने मिलिट्री जो प्रेजेंस है उस पूरे एरिया में उसे और बढ़ाएगा। तो एक तरीके से इसकी वजह से जो है रशिया यूक्रेन वॉर और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है। और इस पूरे जो नेटो है इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का काफ़ी बड़ा रोल है। जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे मेंबर्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है और इनिशिएटिव्स को लीड करता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे, आप मान सकते हैं ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं यूएसए जो है वो लीड करता है। ये चीज़ हो गई इसके बारे में। तो आप एक चीज़ एक बार देख लीजिएगा कि नेटो में कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं ये आती हैं।
क्योंकि ये प्रीलिम्स का सवाल बन सकता है। आपको 5-6 कंट्रीज के नाम दे देंगे, 1 2 3 4 5, और ऑप्शंस में होगा कि कौन सी नेटो की कंट्रीज हैं या कौन सी नेटो की कंट्रीज नहीं हैं। तो इसलिए एक बार आप इस लिस्ट को देख लीजिएगा। और इन जनरल भी इसमें आपके नॉर्थ अमेरिकन देश आते हैं, वेस्टर्न यूरोपियन देश आते हैं लगभग सारे, और कुछ ईस्टर्न यूरोपियन देश इसमें आते हैं, और बाकी जो देश हैं उनके बारे में भी आप देख लीजिएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला है सिक्योरिटी इश्यूज ऑन टेबल एज पीएम मीट्स भूटान किंग। तो रिसेंटली क्या हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो भूटान के राजा से उनकी मीटिंग हुई है, और काफ़ी सारी इंडो भूटान रिलेशंस के बारे में चीज़ें डिस्कस हुई हैं। तो ये वाला जो है आपके लिए GS2 का जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाला जो टॉपिक वाला जो सब्जेक्ट आता है उसके लिए ज़रूरी है। और भूटान हमारे लिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये इंडिया का नेबर है, इमीडिएट नेबर है, हिली कंट्री है, और इसलिए और इंडिया के भूटान के साथ बहुत पुराने समय से अच्छे रिलेशंस बनते आ रहे हैं। भूटान जो है बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव देश है इंडिया के लिए, इसलिए हमारा भूटान से कैसा संबंध है, क्या क्या नई चीज़ें होती हैं, ये आपका जानने के लिए इसमें काफ़ी ज़रूरी है। एग्जाम में डायरेक्टली ज़रूरी नहीं है कि इंडो भूटान के ऊपर क्वेश्चन आए, लेकिन ओवरऑल इंडिया और नेबर्स के बीच में ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है, या चाइना और इंडिया के बीच में जो भूटान का रोल है कहीं ना कहीं उस पर्सपेक्टिव में आ सकता है, या फिर आप इन चीज़ों को कहीं ना कहीं इंडिया और नेबर्स के रिलेशन में भी आप कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम काफ़ी तरीकों से देख सकते हैं इस आर्टिकल को, या फिर इस पूरे टॉपिक को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव होता है, आपको इसमें देखना पड़ेगा कौन कौन से इंडिया के स्टेट्स हैं जो कि भूटान से बॉर्डर शेयर करते हैं। 4 स्टेट्स हैं, और कौन कौन से रीजन्स हैं भूटान के जो सिक्किम से टच करते हैं। इसके बाद ये है कि कौन भूटान जो है इंडिया के कौन से एरियाज में बॉर्डर एरिया है। दूसरी बात, ये चाइना के साथ एक बफर एरिया भी है। एक टाइप से इंडिया और चाइना के बीच में बफर स्टेट होने का मतलब ये एक टाइप से न्यूट्रल स्टेट है। इसका दोनों के कॉन्फ्लिक्ट से लेना देना ज़्यादा कुछ नहीं है भूटान का। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं इंडिया और भूटान के बीच में कोऑपरेशन का जो इंडो भूटान कोऑपरेशन का जो एरिया है उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है इस आर्टिकल से रिलेटेड, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन है। भूटान से कुछ नदियाँ निकल के ब्रह्मपुत्रा से जुड़ती हैं, और भूटान जो है पहाड़ी राष्ट्र है, तो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल ज़्यादा है, जिसको डेवलप करने में, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इंडिया ने काफ़ी सहायता करी है पास्ट में। और इंडिया जो है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है अपने यहाँ पे इंपोर्ट भी करता है और उन्हें पे करता है उसके लिए। तो हाइड्रो पावर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कोऑपरेशन है। उसके बाद टूरिज्म है, काफ़ी इंडियन टूरिस्ट भूटान जाते हैं, और भूटान के जो टूरिस्ट होते हैं बुद्धिज़्म का सर्किट एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया में आते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। और एक और इम्पॉर्टेंट एरिया है इकोनॉमी, क्योंकि भूटान को जब भी कोस्ट एक्सेस करने होते हैं, कोई भी पोर्ट एक्सेस करना हो, इकोनॉमी के लिए, जहाज़ों के ट्रेड के लिए भूटान जो है इंडिया के पोर्ट्स को एक्सेस करता है। दूसरी बात, भूटान में जो इंडिया के इनिशिएटिव हो गए, जैसे रुपए हो गया, भीम हो गया, वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करे जाते हैं। इसके अलावा भूटान इंटरनेशनल स्फीयर में भी इंडिया के साथ काफ़ी कोऑपरेट करता है, जैसे भूटान बांग्लादेश ट्रायल, एक मिनट, जो आपका जैसे इंडिया जो है भूटान के साथ इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स में भी काफ़ी कोऑपरेट करता है, जैसे BBIN इनिशिएटिव हो गया, जैसे बिम्स्टेक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी भूटान इंडिया के साथ है। और इसका सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए इसलिए भी है क्योंकि ये बफर स्टेट है। चाइना के साथ इसके कैसे संबंध होते हैं ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चाइना जो है कहीं ना कहीं टेरिटरी जो है एक्सपेंड करना चाहता है अपनी, तो कहीं ना कहीं ये भूटान की टेरिटरी में भी इंक्रोच करना चाहता है। और
भूटान से के पास वाला जो एरिया है, जैसे चुम्बी वैली हो गई, डोकलाम वाला एरिया हो गया, वहां पे भी चाइना का एग्रेशन हुआ है। तो ताकि हम चाइना के साथ एक बैलेंस रिलेशन बनाए रखें, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम भूटान जैसे जो बफर स्टेट्स हैं उनके साथ भी अच्छे संबंध हम बनाए रखें। तो इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंडो भूटान रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता है जो हमने कल एक आर्टिकल देखा था, इन्वेंटेड नेम्स विल नॉट ऑल्टर इंडिया सॉवरेनिटी ओवर अरुणाचल प्रदेश। तो कल हमने एक न्यूज़ आर्टिकल देखा था कि कैसे चाइना जो है उसने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया और बोला कि अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों को रीनेम कर दिया मैंडरिन में। तो उस पे इंडिया का रिप्लाई आया है कि उस चीज़ को, उस रीनेमिंग को, उस नाम के बदलाव को इंडिया एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करता। उसका इंडिया के लिए कोई रेलेवेंस नहीं है। जो अरुणाचल प्रदेश है वो इंडिया की टेरिटरी है, वो इंडिया की सॉवरेनिटी है। इंडिया इंडिपेंडेंट है कि वहाँ पे जो चाहे इंडिया खुद कर सकता है। कोई बाहरी इन्फ्लुएंस में आके इंडिया कोई डिसीजन नहीं लेगा, या कोई बाहरी देश जो है वहाँ पे आके अपने मर्जी से कुछ भी रीनेमिंग या कुछ भी ऑल्टर नहीं कर सकता है। ये चीज़ है, ये है इंडिया का स्टैंड कि इंडिया को इससे इंडिया ये एक्सेप्ट नहीं करता है और इंडिया की सॉवरेनिटी पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इंडिया ने वो उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है। और ऐसा पहली बार नहीं है हुआ है, इससे पहले शायद 2019, 17 या 19 या और 2021 में भी ऐसे चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के जगहों को रीनेम किया था। तब भी इंडिया ने इसको रिजेक्ट किया था, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। अरुणाचल प्रदेश में जो नाम चलते आ रहे हैं वही चलते आएंगे आगे भी। तो ये वाला आर्टिकल इंडो चाइना रिलेशंस जो हो गए इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये GS2 में आता है, इंटरनेशनल रिलेशन में, और उसमें भी इंडिया के नेबर्स के साथ और बायलैटरल रिलेशंस क्या हैं दूसरे देशों के साथ, उसके पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। और ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। ये वाला आर्टिकल इस पर्सपेक्टिव में आपको पढ़ना है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग आज के डेली एडिटोरियल एनालिसिस में। और आउट ऑफ ऑल द एडिटोरियल्स ये वाला काफ़ी सिग्निफिकेंट है आपके लिए, समर रेजोल्यूशन। तो इसमें है, हीट वेव फोरकास्ट मस्ट बी टेकन सीरियसली एज मॉनसून वार्निंग्स। तो हम जानते हैं कि ये वाला जो साल चल रहा है काफ़ी गर्म है। पहले से ही फरवरी से ही काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, तापमान बढ़ने लगा है, और ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में भी तापमान और ज़्यादा गर्म होगा। तो ये वाला जो आर्टिकल है उसके बारे में बात करता है। और क्योंकि ये दोनों प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी हैं और ये दोनों मेंस के लिए आपके काफ़ी ज़रूरी हैं। प्रीलिम्स के लिए आपको जैसे टर्म्स हो गए, एल नीनो हो गया, ला नीना हो गया, या एंसो हो गया, या फिर इंडियन ओशन डाइपोल हो गया, या फिर मैडन जूलियन ऑक्सीलेशंस हो गई। तो ऐसे जो अलग अलग क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स होते हैं जो कि इंडियन मॉनसून को इम्पैक्ट करते हैं, क्या होते हैं, कहाँ पे होते हैं, इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, और इनका इम्पैक्ट क्या होता है इंडिया के ऊपर और सराउंडिंग रीजन्स के ऊपर। प्रीलिम्स के लिए आपको ये जानना, ये वाली चीज़ें इन टर्म से जानना ज़रूरी है। और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है आपका ये, स्पेशली GS1 में, ज्योग्राफी में। और स्पेशली इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है कि जैसे आज के समय में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो वो इंडियन क्लाइमेट को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, और उस इम्पैक्ट से इंडिया की इकोनॉमी पर और बाकी सारे सेक्टर्स में क्या कैसा इम्पैक्ट होता है, और इन चीज़ों का क्या क्या ट्रेंड चल रहा है,
इम्पैक्ट हो गया, इम्पैक्ट हो गया, उस इम्पैक्ट का एनालिसिस, उसके ट्रेंड्स और उनसे रिलेटेड सॉल्यूशंस। मेंस के लिए आपको ये चीजें इन इन टॉपिक्स के लिए जानना जरूरी है, तो हम इसी पर्सपेक्टिव में इस टॉपिक को आगे देखेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे पहला कीवर्ड था, इंडियन मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट। तो देखते हैं कि ये क्या होता है। तो इंडियन मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट है, 1875 में इस्टेब्लिश होता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। इससे पहले हमने एक और आर्टिकल का डिस्कशन किया था कि एक मिशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस लॉन्च कर रही है। आप याद करिए, आपने पहले वीडियो देखा हो तो, कौन सा वो मिशन है? मिशन समुद्रयान। और इट इज द प्रिंसिपल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड सीज्मोलॉजी। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है? मौसम की जानकारी को इकट्ठा करना, और आसमान में एटमॉस्फेरिक फिनोमिना क्या कैसे चेंज हो रहे हैं उसके बारे में। और सीज्मोलॉजी, सीज्मोलॉजी मतलब क्या कैसा अर्थक्वेक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ग्राउंड की क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं उनको मॉनिटर करना। ये इस डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है। जब भी आप देखते हैं कोई भी वेदर फोरकास्ट टीवी पे आता है या फिर आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आती है कि बरसात होने वाली है या फिर ओले पड़ने वाले हैं, तो वो डायरेक्शंस कहाँ से आते हैं? उसकी इंफॉर्मेशन आती है इंडियन मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट। इसकी काफ़ी सारी सैटेलाइट्स हैं, डेटा सेंटर है, प्रोसेसिंग सेंटर है। उसकी मदद से ये बता सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में कैसा कैसा मौसम होगा, उसके हिसाब से हम लोग स्टेप्स ले सकें। उसके बाद एक और कीवर्ड यूज होता है, क्या? हीट वेव। हीट वेव क्या होता है? इज अ पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर, कॉमन फिनोमेना इन इंडिया ड्यूरिंग मई जून एंड इन सम रेयर केसेस एक्सटेंड्स टिल जुलाई। तो हीट वेव तब होता है जब नॉर्मल जो पैटर्न होता है टेम्परेचर का, उससे कहीं ज़्यादा टेम्परेचर एकदम से हो जाए। जैसे मान लीजिए लखनऊ में इस महीने में अप्रैल के फर्स्ट वीक में टेम्परेचर कितना होता है? मान लीजिए होता है 30 डिग्री। लेकिन क्या होता है, एक साल ऐसा आता है जब टेम्परेचर अप्रैल के पहले वीक में पहुंच जाता है 40। तो फिर एक एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर है, जहां लोग कंफर्टेबल फील करते थे इस मौसम में, बहुत गर्मी फील करने लगते हैं। तो इस सिचुएशन में उसे हम कहते हैं हीट वेव। हीट वेव जनरली कब आती हैं इंडिया में? मई और जून के समय में आती हैं, और कभी कभी जुलाई तक भी एक्सटेंड हो जाते हैं, स्पेशली समर मंथ्स में होता है। और आईएमडी जो है, आईएमडी बताता है कि कब डिक्लेयर करता है कि कब हीट वेव आती है, कब हीट वेव नहीं आती है। हीट वेव के भी क्राइटेरिया हैं, वो अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग हैं। पहाड़ी एरिया में, पहाड़ी एरिया हो गया, कोस्टल एरिया हो गया, पेनिनसुलर एरिया हो गया, नॉर्दर्न प्लेन वाले एरिया हो गए, इन सब के क्राइटेरिया हीट वेव कब होती है ये अलग अलग होता है। और कब टाइम के हिसाब से कौन से महीने में कब होती है वो भी हर जगह का अलग अलग होता है, बिकॉज कोई भी जोग्राफिकल लोकेशन सेम नहीं होती है। तो देखते ये कैसे क्या होता है। if the normal maximum temperature of a station is more than 40 degree Celsius, then an increase of 4 to 5 degree from the normal temperature is considered to be a heat wave condition. Further, an increase of 6 degree is considered a severe heat wave condition. तो कहीं का भी कोई भी जगह, कोई मान लीजिए नॉर्दर्न प्लेन्स है, अगर वहां का टेम्परेचर जो है इस मंथ में 40 डिग्री होना चाहिए जनरली, लेकिन 40 से जिस दिन 4 या 5 डिग्री ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर, तो वो एक एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर माना जाता है। और जब भी ऐसा होता है तो आईएमडी क्या होता है, हीट वेव की नोटिफिकेशन जारी करता है। और जब भी टेम्परेचर 6 डिग्री से 6 डिग्री और ज़्यादा होता है, जैसे 46, तो इंटेंस या फिर एक्सट्रीम हीट वेव उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है। और ये डिक्लेरेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। कैसे इम्पैक्ट करती है आगे देखेंगे। एडिशनली, इफ द एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर रिमेन्स 45 और मोर इररिस्पेक्टिव ऑफ नॉर्मल, देन इट इज डिक्लेयर्ड हीट वेव। तो दो टाइप के कंडीशंस हैं। अगर
किसी भी जगह के नॉर्मल टेम्परेचर, जो नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर उस समय पे होना चाहिए, उससे +4 डिग्री सेल्सियस या +5 डिग्री सेल्सियस हो तो हीट वेव होता है, तो आईएमडी कहता है हीट वेव हो। या फिर अगर किसी जगह का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो, तब जाके हीट वेव डिक्लेयर होता है। ये दो क्राइटेरिया जनरली यूज होते हैं हीट वेव्स को डिक्लेयर करने के लिए। अब हीट वेव के इम्पैक्ट क्या होते हैं? इसके अब इम्पैक्ट लगभग लगभग हर एस्पेक्ट में होते हैं, हर जगह पे इम्पैक्ट होते हैं। जैसे इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो गया इसका, एग्रीकल्चर पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है देखते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में एडवर्सली अफेक्ट्स डिफरेंट सेक्टर्स। सेक्टर्स कैसे? जो पुअर एंड मार्जिनल फार्मर हैं वो कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होंगे, कहीं लेबर्स होंगे, अगर डेली वेज लेबरर्स होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ पे उन्हें हीट स्ट्रोक पड़ सकता है, उन्हें सन स्ट्रोक पड़ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है गर्मी की वजह से वो लोग काम पे जाएं ही ना, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी नहीं है कि काम कर सकें। तो इसमें क्या होता है, उनके खर्चे बढ़ जाते हैं, उनकी वेज कम हो जाती है, क्योंकि काम पे जा नहीं रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं आता है, तो उनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता है। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर पे कैसे इम्पैक्ट करता है? क्रॉप यील्ड जो होती है सफर व्हेन टेम्परेचर एक्सीड्स द आइडियल रेंज। जैसे मान लीजिए कोई भी क्रॉप है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हार्वेस्ट किया जाता है। जब सीजन आता है, मान लीजिए मार्च का सीजन आता है, मार्च में टेम्परेचर होता है लगभग 30 डिग्री सेल्सियस या उसका 25 to 30 होता है, तो क्रॉप्स जो होते हैं उस टाइम पे बेस्ट होते हैं हार्वेस्ट करने के लिए, और प्लांट्स भी जो होते हैं वो भी अच्छी कंडीशन में होते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर टेम्परेचर 5 या 6 डिग्री बढ़ जाए तो पौधे जो हैं मुरझाने लगते हैं और मरने लगते हैं, और इसकी वजह से जो हार्वेस्ट होता है, जो फसल होती है, वो पूरी तरीके से यील्ड अच्छा नहीं दे पाती। पहले अगर 10 किलो निकलता था अनाज, तो हो सकता है सिर्फ 8 किलो निकले, क्योंकि तापमान बढ़ गया 5 या 6 डिग्री। Farmers in Haryana, Punjab and Uttar Pradesh have reported losses in their wheat crop in the Rabi season. Wheat production could be down 6 to 7% due to heat waves. ऐसा भी माना जाता है कि हीट वेव्स की वजह से जो रबी की फसल है, गेहूं की फसल है, वो 6 से 7% इन रीजन्स में, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में कम हो जाए। और इसकी वजह से जो मवेशी होते हैं, लाइफ स्टॉक होते हैं, गाय भैंस होती हैं, और भी जो लाइफ स्टॉक होता है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। जानवरों को आदत नहीं होती इतने हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करने की, वो उनकी बीमार पड़ जाते हैं, वो उसकी वजह से मौत हो जाती है। तो तब भी फार्मर्स को लॉस होता है हीट वेव की वजह से। अब आता है इलेक्ट्रिसिटी यूजेज। ये तो लगभग हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा। जब गर्मी ज़्यादा होती है, लोग पंखे और ज़्यादा चलाते हैं, कूलर ज़्यादा चलाते हैं, एसीज और ज़्यादा चलाते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रिड है उसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ने लगता है। इसके वजह से ओवर हीटिंग हो जाती है, जो लाइनें हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं। तो ये कुछ इम्पैक्ट होते हैं हीट वेव्स के। और इम्पैक्ट देखते हैं। ह्यूमन मोर्टेलिटी अफेक्ट करता है, occurs because of lack of public awareness programs, inadequate long-term mitigation project, increase in diseases like diabetes, circulatory, respiratory, mental health challenges। तो मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, लोगों की जो डेथ का रेट होता है वो बढ़ने लगता है हीट वेव जब रेगुलरली आती हैं। क्यों? क्योंकि उनको बीमारियां और जल्दी होने लगती हैं, डायबिटीज़ होने लगती हैं, उन्हें सांस की दिक्कतें होने लगती हैं, और काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के बीमारियां हो जाती हैं जिनसे लोग बीमार पड़ जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है कुछ कुछ सीरियस केसेस में। फूड इनसिक्योरिटी कॉजिंग क्रॉप प्रोडक्शन। तो जैसे हमने देखा कि फसल अगर खराब होने लगती है तो हो सकता है हंगर की समस्याएं देश में बढ़ जाएं, लोगों तक अब अनाज पहुंचे ना, जो पहुंचे वो अच्छी क्वालिटी का ना हो, अच्छे न्यूट्रिशन का ना हो। और ट्री मोर्टेलिटी, जो पेड़ पौधे हैं वो मरने लगते हैं, जो फसल के पौधे होते हैं वो मरने लगते हैं हीट वेव से। और इसकी वजह से अगर फूड की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है किसी भी रीजन में, तो क्या होता है, फूड प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, फूड इन्फ्लेशन, दाम बढ़ने लगते हैं। इसकी वजह से
लोगों के हाउस होल्ड इनकम कम हो जाती है, जितनी इनकम आती है उतनी नहीं आती जो पहले आती थी। अब लोगों तक खाना अगर नहीं पहुंच रहा है हीट वेव की वजह से, तो malnutrition हो सकता है, कुपोषण की समस्या हो सकती है बैकवर्ड एरियाज में, पुअर एरियाज में, और इसकी वजह से डेथ्स हो सकती हैं खासकर ट्रॉपिकल रीजन में। वर्कर्स पे इम्पैक्ट होता है, जैसे हमने पढ़ा फैक्ट्री वर्कर्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, वो कम समय के लिए वो काम करते हैं। और जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हीट वेव से। उसके बाद वीकर सेक्शन टू बी स्पेसिफिकली अफेक्टेड has reported evidence that extreme event likely to become more intense। और इसकी वजह से जो वीकर सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, उन पे काफ़ी ज़्यादा डिसप्रपोर्शनेट इफेक्ट होता है, क्योंकि वो इससे एडजस्ट करना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसके हीट वेव के इम्पैक्ट्स की। अब तीसरा जो कीवर्ड आता है इस वाले आर्टिकल में वो होता है एल नीनो और ला नीना। ये जो है आपके ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी में आता है, और ये आपका दोनों प्री और मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या है, क्या मैकेनिज्म है, क्या डिफरेंसेस हैं और उनके क्या इम्पैक्ट्स हैं, और इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये देखते हैं, एल नीनो और ला नीना are two opposing climate phenomena that mess with upwelling patterns and have impact on economy, ecosystem and weather। तो ये ओशन और एटमॉस्फेयर उसका इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये दोनों फिनोमेना अकर होते हैं। और क्या होता है बेसिकली, चेंजेस इन वाटर टेम्परेचर इन द ईस्टर्न सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक कैन लीड टू कॉम्प्लिकेटेड वेदर फिनोमेना। तो क्या होता है, जो समुद्र का तापमान होता है, समुद्र का तापमान हो गया और एटमॉस्फेयर का तापमान हो गया, कौन सी जगह पे, पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन के अलग अलग हिस्से, वेस्टर्न पैसिफिक, सेंट्रल पैसिफिक, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन जो होते हैं, वहां पे जब अलग अलग तापमान होता है तो ला नीना और एल नीनो होने लगता है। इसकी वजह से El Nino impact refers to sporadic climate changes and emergence of warm ocean surface waters along the coast of Peru and Ecuador। El Nino effects was originally noticed by South Americans by fishermen in 17th century। तो ये शुरू कहाँ से होता है, ये हमारा साउथ अमेरिका के कोस्ट से शुरू होता है, और दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न पैसिफिक दोनों इससे इम्पैक्ट होते हैं। और इसका जो असर है, पहली बार जो साउथ अमेरिका के मछुआरे थे उन्होंने 17वीं शताब्दी में सबसे पहले इसको नोटिस किया, उन्होंने देखा कि कुछ अलग हो रहा है, हो सकता है उसका नाम एल नीनो हो। और एल नीनो का मतलब क्या होता है, लिटिल बॉय और क्राइस्ट चाइल्ड इन स्पेनिश। ये ध्यान में रखिएगा, ये एक प्री का इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली होता कैसे है, क्या होता है ये। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, नॉर्मल कंडीशंस क्या होती है, उसके बाद देखते हैं एल नीनो में क्या होता है, और फिर देखेंगे ला नीना क्या होता है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे साउथ अमेरिका हो गया, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया आपका एशिया, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ये पूरा हो गया आपका पैसिफिक ओशन, सबसे बड़ा ओशन, जो एल नीनो और ला नीना का फिनोमेना है यहीं पर ही होता है। और ये जनरली आपके सदर्न हेमिस्फेयर से एसोसिएटेड ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेटर एक बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कुछ ट्रेड विंड्स हो, कुछ ओशन करेंट्स होते हैं, ऐसे ये होता है, और कुछ ट्रेड विंड्स होती हैं। इनको इक्वेटोरियल करंट्स कहते हैं, नॉर्दर्न पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट और सदर्न पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट। तो इक्वेटर का एरिया है और ये है समुंदर। तो यहां पे हम जानते हैं सन की रेस सबसे ज्यादा इंटेंस होती हैं, तो यहां पे जो है
काफी ज्यादा वार्म वाटर इकट्ठा हो जाता है इतने पूरे एरिया में। ये जो हो गया वार्म वाटर पैसिफिक ओशन का काफी वार्म हो जाता है, और ये जो करंट्स हैं, ओशन करंट्स ही, इक्वेटोरियल करंट्स, वो इस वार्म वाटर को इधर शिफ्ट कर देते हैं। वार्म वाटर जो है फिर यहां पे आ जाता है, ये एरिया हो जाता है वार्म। और क्योंकि पानी जो है यहां से लेके यहां पे शिफ्ट हो रहा है, तो यहां का जो सरफेस वाटर है ऐसे इस डायरेक्शन में आ जाता है। तो हम जानते हैं कि जब ऊपर से वाटर इधर शिफ्ट होने लगता है तो यहां पे कुछ ना कुछ गैप बन जाता है। तो इसको फुलफिल करने के लिए नीचे से अपवेलिंग होती है। जो नीचे का कोल्ड वाटर होता है समुद्र, मान लीजिए अगर ये सरफेस है, पैसिफिक ओशन का सरफेस है, और ऊपर का वार्म वाटर जो है इस डायरेक्शन में वेस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे ईस्ट से वेस्ट मूव कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ का जो ऊपर का वाटर है इसको रिप्लेस करने के लिए नीचे का जो ठंडा समुद्र का पानी है वो ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे एक टेम्परेचर डिफरेंस होता है, और जो नीचे का पानी होता है वो ऑक्सीजन रिच होता है और न्यूट्रिएंट रिच होता है। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे अपवेलिंग होने लगती है, और यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे कोल्ड वाटर होता है, थोड़ा टेम्परेचर उसका लो होता है, यहाँ पे अपवेलिंग होती है, न्यूट्रिएंट रिच वाटर्स होते हैं। तो यहाँ की फिशरीज जो हैं बहुत ज़्यादा बूम करती हैं। जो यहाँ की फिशरी इंडस्ट्री होती है वो बहुत ज़्यादा, फिशरमैन बहुत ज़्यादा कैच पकड़ने लगते हैं। तो अब हम जानते हैं जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, और जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है वहां पे लो प्रेशर होता है। और हम ये भी जानते हैं जो विंड होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो हम जानते हैं यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, यहाँ पे अपवेलिंग की वजह से, नीचे के पानी की वजह से लो टेम्परेचर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर जो है हाई है तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा, और यहाँ पे हायर प्रेशर होगा। तो यहां पे एक सर्कुलेशन सिस्टम बन जाएगा कि यहां से हवा ऊपर जाएगी, उसके बाद हाई प्रेशर वाला जो एरिया है वहां पे सिंक करेगी, जो एयर है राइज करेगी, ट्रोपोस्फेयर तक जाएगी। यहां तक जाते जाते ट्रोपोस्फेयर क्योंकि कोल्ड होता है अपना टेम्परेचर जो है एयर लूज कर देती है, कम टेम्परेचर की हो जाती है, और यहां तक आते आते फिर डिसेंड करने लगती है। और यहाँ की जो एयर है वो वो यहां से लेके फिर नीचे से यहां पे जाती है, सरफेस से होते होते हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। और इसे हम कहते हैं, ये जो पूरा सेल बनता है एयर सर्कुलेशन का, उसे हम कहते हैं वॉकर सेल। तो ये हो गई आपकी नॉर्मल कंडीशंस, एयर और ओशन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो वॉकर सेल कैसे बनता है। यहाँ पे अपवेलिंग होती है, अपवेलिंग की वजह से यहाँ पे फिशरीज साउथ अमेरिकन कोस्ट पे होती हैं, उसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी ग्रोथ करती है फिश इंडस्ट्री की वजह से। और क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर होता है तो इस पूरा जो ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे डेंस क्लाउड्स बनते हैं, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के इस पूरे एरिया में यहाँ पे रेनफॉल होता है नॉर्मल कंडीशंस में। तो अब देखते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं कि एल नीनो में क्या होता है। ये हो गया आपका इक्वेटर। तो यहां पे जो होता है, एल नीनो की शुरुआत तब होती है जब ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं। ट्रेड विंड जो है वीक हो जाती हैं, और इसकी वजह से ओशन करंट्स भी वीक हो जाते हैं। तो हम जानते हैं यहां पे वार्म वाटर इकट्ठा हो रहा था। पहले क्या हो रहा था, ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जा रहा था क्योंकि ओशन करंट्स की वजह से। लेकिन अब जो है ओशन करंट्स वीक हो गए हैं, अब ये यहां ना जाके उल्टे डायरेक्शन में जाएगा, यहां पे वार्म वाटर एक्यूमुलेट होने लगेगा, और इस तरफ वार्म वाटर जो है एक्यूमुलेट होने लगता है। अब क्योंकि यहाँ सरफेस पे वार्म वाटर है
तो यहाँ का जो कोल्ड वाटर है वो एक टाइप से इस तरफ जाने लगता है। ये जो पूरा एरिया है, यहाँ का जो पहले टेम्परेचर ज़्यादा था, यहाँ का अब कम टेम्परेचर होता है। इस पूरे एरिया का जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो एक टाइप से जो वॉकर सेल है वो डिसरप्ट हो जाता है। अब एल नीनो में यहाँ पे क्या हुआ, हाई प्रेशर बन गया, और यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर बन गया। अब यहाँ पे वॉकर सेल का जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे काफ़ी सारे क्लाउड्स बनेंगे इस एरिया में, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होगी साउथ अमेरिका में। अब एल नीनो की वजह से फ्लड्स होगी, वहाँ पे काफ़ी सारे डिस्ट्रक्शन होगा। यहाँ पे जो पहले अपवेलिंग होती थी, अपवेलिंग नहीं होगी। उसकी वजह से यहाँ का जो फिशरी सेक्टर है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। उसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमी भी इम्पैक्ट होगी। और वहीं यहाँ पे जहाँ पहले यहाँ पे रेनफॉल हो रही थी, अब क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे अब रेनफॉल नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे जो वार्म एयर है वो नीचे ही रहेगी। और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे इस पूरे एरिया में फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, यहाँ पे ड्राउट्स आते हैं। यहाँ पे पूरे इस एरिया में, ऑस्ट्रेलिया में खासकर ड्राउट्स आते हैं, फॉरेस्ट फायर होती हैं। तो यहाँ भी काफ़ी सारा नुकसान होता है एल नीनो की वजह से। तो ये हो गया आपका पूरा कॉन्सेप्ट एल नीनो का। और इसी का जस्ट उल्टा जो होता है, इसी का जो उल्टा होता है ला नीना होता है। ला नीना में क्या होता है कि जो करंट्स हैं, ला नीना में क्या होता है, जो करंट्स हैं, ट्रेड विंड्स हो गया, ट्रेड विंड जो हैं वो पहले से और ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। और जो ओशन करंट्स होते हैं वो भी पहले से और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो जितना भी एयर और ओशनिक सर्कुलेशन है वो और ज्यादा इंटेंस हो जाता है, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो पूरा नॉर्मल सिस्टम है कि वार्म वाटर इधर ही रहता है, और इसका टेम्परेचर, इस वार्म वाटर का टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है पहले से, और यहाँ पे काफी ज्यादा कम टेम्परेचर होता है। तो जो पूरा सिस्टम है वो और स्ट्रेंथन हो जाता है। यहाँ पे और ज्यादा बारिश होती है, और यहाँ पे और क्या कहते हैं, फिशरीज और ज्यादा पाई जाती हैं। तो ला नीना एक टाइप की फेवरेबल कंडीशन बन जाती है। ये है पूरा आपका मैकेनिज्म ला नीना और एल नीनो का। तो ये इनके बीच के डिफरेंसेस हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ये आपको पता होने चाहिए, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए इन दोनों के डिफरेंसेस की। ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड जो होती हैं यहाँ पे वीकन पड़ जाती हैं, और यहाँ पे जो है ट्रेड विंड्स की अगर बात करें, यहाँ पे स्ट्रांग हो जाती हैं। वार्म सीज बिल्ड अप ओवर द ईस्टर्न पैसिफिक। जो वार्म जो सी होता है, सरफेस टेम्परेचर जहाँ कहाँ पे हाई होता है एल नीनो में, इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, साउथ अमेरिका के कोस्ट के पास वार्म हो जाता है। वहीं उल्टा होता है लानीना में, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन जो है वो वार्म होता है। ऑस्ट्रेलिया के पास वाला जो नॉर्मल कंडीशन होती है वो और स्ट्रेंथन हो जाती है। ओवर वेस्टर्न पैसिफिक एल नीनो इज पैक्ड विद हाई एयर सरफेस प्रेशर। जो वेस्टर्न पैसिफिक होता है वहां पे हाई प्रेशर होता है। लो एयर सरफेस प्रेशर इज प्रेजेंट ड्यूरिंग लानीना अक्रॉस ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। और जो एल नीनो होता है उसकी लो विंड स्पीड होती है, ला नीना की पर्टिकुलरली हाई विंड स्पीड होती है। उसके बाद कोरियोलिस फोर्स जो होता है स्ट्रेंथन, कोरियोलिस फोर्स स्ट्रेंथ डिक्लाइंस, और यहीं पे कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो स्ट्रोंगर हो जाता है। और इन ईस्टर्न पैसिफिक ओशन एंड सराउंडिंग नेशंस चिली, पेरू, इक्वाडोर एंड एल नीनो कॉजेस एक्सेसिव रेनफॉल। तो हमने देखा था साउथ अमेरिकन कोस्ट पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे रेनफॉल्स क्या, वहां पे वाटर का जो इवेपोरेशन होता है और क्लाउड फॉर्मेशन होता है वो भी और ज्यादा हो जाता है। उसकी वजह से एक्सेस रेनफॉल होती है। कौन कौन सी नेशंस, चिली, पेरू, इक्वाडोर। और यहाँ पे कॉजेस, यहाँ पे ला नीना जो है ड्राउट लाइक कंडीशंस फॉर्म करता है, अफेक्टिंग लाइक चिली, पेरू, इक्वाडोर। तो जहाँ एल नीनो में बरसात बहुत ज्यादा आती है चिली और पेरू में, वहीं पे ला नीना में उन्हीं कंट्रीज में सूखा पड़ जाता है।
तो इसके इम्पैक्ट देखते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं इनके। तो सबसे पहला है ओशन टेम्परेचर पे इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे हमने पढ़ा हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। विंड स्पीड पे फर्क पड़ता है कि ला नीना स्ट्रॉन्गर विंड स्पीड होती है एल नीनो से। पावर ऑफ ओशन करंट इज इम्पैक्टेड, जब ट्रेड विंड ज़्यादा तेज होती हैं तो ओशन करंट्स भी और तेज हो जाते हैं। कोस्टल फिशरीज एंड लोकल वेदर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑन साउथ अमेरिका, ये भी हमने देख लिया कि जब ला नीना होता है, करेंट्स जो होते हैं वार्म वाटर को और दूर तक ट्रांसपोर्ट कर देते हैं नीचे से जगह लेने के लिए। अपवेलिंग होती है, ठंडा पानी समुद्र के नीचे से ऊपर आता है उस जगह को कवर करने के लिए, उसकी वजह से फिशरीज इम्पैक्ट होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो होता है वाइल्ड फायर होने लगती हैं, जंगलों में आग लगने लगती हैं, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रेनफॉल इंक्रीजेज ड्रास्टिकली इन साउथ अमेरिका, और कहाँ पे कम होता है वो हमने देख लिया। उसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, सॉइल इरोजन होता है जहाँ जहाँ भी एक्सेसिव रेनफॉल होती है। एल नीनो रिलेटेड फ्लडिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन कॉलेरा, डेंगू एंड मलेरिया इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जहाँ जहाँ भी एल नीनो की वजह से ज़्यादा बरसात होती है, या फिर एल नीनो की वजह से बाढ़ आ जाती है, वहाँ पे कॉलेरा हो गया, डेंगू हो गया और मलेरिया जैसे बीमारियां ज़्यादा फैलने की संभावना पाई गई हैं, देखा गया है। और उसकी एक और इम्पैक्ट है, डिक्रीजेस द अकरेंस ऑफ हरिकेन्स इन अटलांटिक। तो जो उसका बगल वाला जो ओशन है अटलांटिक ओशन, वहाँ पे साइक्लोन्स और हरिकेन्स जब भी एल नीनो होता है तब वहाँ पे कम आते हैं। अपवेलिंग होती है, कैसे अपवेलिंग होती है ये भी हमने देख चुके, कहाँ पे होती है, कोस्ट ऑफ इक्वेडोर, पेरू एंड चिली। इसकी वजह से इंडिया पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, एल नीनो की वजह से मॉनसून जो है वीक पड़ जाते हैं। एक बार हम इसके बारे में भी आगे देख लेंगे कैसे क्या होता है। इसके और इम्पैक्ट होते हैं, माइल्ड विंटर्स इन नॉर्दर्न यूरोप। कहाँ पे इसका एक और इम्पैक्ट होता है, नॉर्दर्न यूरोप में। कोल्ड विंटर्स इन सदर्न एंड वेस्टर्न यूरोप में होता है। तो जो उत्तरी यूरोप वाले जो देश हैं वहाँ पे ठंडी जो है कम पड़ती है, और जो सदर्न एंड वेस्टर्न यूरोप वाले देश हैं उनमें ठंडी ज़्यादा पड़ती है। इन नॉर्थ अमेरिका का क्या इम्पैक्ट है देखते हैं। कॉजेज स्ट्रॉन्गर विंड्स अलोंग इक्वेटोरियल रीजन, हरिकेन इन कैरिबियन एंड सेंट्रल अटलांटिक एंड मोर टोर्नेडोज इन द यूएस। और साउथ अमेरिका में हम देख चुके हैं सूखा पड़ जाता है, ला नीना में सूखा पड़ जाता है ला नीना की वजह से। Increased rainfall in the western Pacific eventually affected continental Asia and China. ला नीना में फ्लड्स आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। इंक्रीज्ड टेम्परेचर इन वेस्टर्न पैसिफिक होता है, कहाँ पे, वेस्टर्न पैसिफिक में, सोमालिया कोस्ट। कोल्ड विंटर्स इन इंडिया एज इट पाइप्स स्ट्रॉन्ग कोल्ड एयर फ्रॉम साइबेरिया एंड फॉर्म्स अ नॉर्थ साउथ लो प्रेशर सिस्टम। लेसर इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये कुछ कीवर्ड्स वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आपको जानने के लिए ज़रूरी है। ये इंडियन मॉनसून का पार्ट है। विंटर मंथ्स और साल की शुरुआत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं, तो रेनफॉल लाते हैं विंटर में, ये आप जान लीजिएगा एक बार। तो ये इंडिया में कैसे अफेक्ट करते हैं, तो हम जानते हैं गर्मी के वक्त क्या होता है। जो इंडियन ओशन होता है ये कंपैरेटिवली कोल्ड होता है और यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। और जो तिब्बतियन एरिया होता है ये वाला, यहाँ ये जो होता है यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है और यहाँ पे लो प्रेशर होता है। तो जब मॉनसून होता है तो यहाँ की जो विंड्स होती हैं ये यहाँ पे जाती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और ये जो विंड्स हैं ये बाद में मॉनसून लाती हैं। अब देखते हैं एल नीनो की कंडीशन में क्या होता है। एल नीनो की कंडीशन में क्या होता है, ये पूरा जो एरिया होता है इस साइड वाला, ये एक टाइप से लो प्रेशर बन जाता है। और हमें पता है लो प्रेशर जो है हाई प्रेशर से विंड्स अट्रैक्ट करता है। तो जो विंड्स पहले यहां पे जानी थी वहां से डाइवर्ट होके इस एरिया में चली जाती हैं, इस एरिया में आ जाती हैं विंड्स, और यहाँ पे कुछ ही विंड्स जा पाती हैं। तो जो पहले विंड्स सिर्फ इंडिया जा रही थी अब वो डिवाइड होके एल नीनो वाले लो प्रेशर पे भी जाती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो इंडिया का जो रेनफॉल होता है वो कम हो जाता है।
इसकी वजह से इंडिया में ड्राउट लाइक कंडीशंस आती हैं, सूखा पड़ जाता है। तो एल नीनो की वजह से इंडिया में ड्राउट पड़ जाता है, ड्राउट्स आते हैं और लो रेनफॉल आती है, लो रेनफॉल आती है। वहीं पे क्या होता है, जब जब आपका ला नीना वाली कंडीशंस होती हैं, तब बिल्कुल ऑपोजिट सी सिचुएशन होती है। तब ये जो पूरा एरिया जो होता है, ये जो पूरा होता है यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि विंड्स यहाँ कहीं कहीं और ना जाके सिर्फ इंडिया की तरफ ही रेनफॉल लाती हैं। तो ला नीना की कंडीशंस में रेनफॉल जो होता है ज़्यादा होता है, क्रॉप्स जो होते हैं अबंडेंट होते हैं, और कई बार ये होता है कि फ्लडिंग भी हो जाती है, तो एक्सेस रेनफॉल होने लगता है। तो ये आज के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना ज़रूरी है। हमने मेंशन किए डेली न्यूज़ वाले टॉपिक्स, और एडिटोरियल का जो आर्टिकल था उसका एनालिसिस करा, और जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी दिया। अब उसी से रिलेटेड एग्जाम में प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, इनको पॉज करिए, और इनके जो आंसर्स हैं और सही ऑप्शंस हैं आप उनको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो ला नीना से संबंधित है, और आपको अभी समझा दिया है, तो इसको आप सॉल्व करिए। दूसरा क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड टॉपिक, इंडियन ओशन डाइपोल। जैसा मैंने टॉपिक की शुरुआत में कहा था, ये इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में से रिलेटेड सवाल आ चुके हैं। तो आप एक बार इंडियन ओशन डाइपोल जो होता है, आपके एनसीईआरटीज, आपके जो नोट्स हैं और इंटरनेट उस पर अवेलेबल है, आप इसको एक बार रीड करिए और इस वाले क्वेश्चन का एक बार आंसर करिए। ये भी एल नीनो और ला नीना से रिलेटेड होता है। इंडियन ओशन डाइपोल की वजह से रेनफॉल कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। और ये तीसरा क्वेश्चन है, ये भी आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज एज हाई एज कंपेयर टू व्हाट आर द रीजंस। ये भी आपका बेसिक ज्योग्राफी वाला एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप देख के सॉल्व करिएगा। और अब एक मेंस वाला क्वेश्चन है, जो हमने आर्टिकल पढ़ा था इंडो भूटान रिलेशंस वाला, उसका एक क्वेश्चन है, एग्जामिन द चैलेंजेस इन इंडिया भूटान रिलेशनशिप इन करंट टाइम्स। तो पहली चीज चैलेंजेस पूछी है, एंड ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप विद भूटान। ये है क्वेश्चन, आप इसको ट्राई करिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के मेंशन करिए, और इसका फर्दर क्लासेस में आपको इवैल्यूएशन मिलेगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको कुछ चीज़ पूछनी हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।